आयरिश आर्टिस्ट जेम मैकोनी जो 1847 को कुछ यूं बयान करते हैं, आयरलैंड में जगह जगह लाशों के ढेर थे। बूढ़ी औरतें अपने बच्चों का पेट पालने के लिए जगह जगह भीख मांगती नजर आ रही थीं। हर तरफ मायूसी, गरीबी और मौत ही मौत नजर आती थी। द ग्रेट हंगर जो 10 लाख आयरिश लोगों की जान ले चुका था, ये इतना ज्यादा अमवात थी जिसकी पॉपुलेशन को आज तक बढ़ाया नहीं जा सका और इस वजह से आयरलैंड काफी सालों तक गरीब और खस्ता हाल मुल्क ही रहा। अगर बात करें आज की, तो दुनिया में आयरलैंड दूसरा बड़ा अमीर तरीन मुल्क है। आयरलैंड को दुनिया में सबसे ज्यादा एजुकेटेड और हैप्पी नेशन बोला जाता है। जिस स्पीड में आयरलैंड ग्रो कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि आयरलैंड दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क बन जाएगा। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, जबकि आयरलैंड के पास कोई खास घूमने की जगह तक नहीं, कोई ऑयल के ज़खायर तक नहीं। एक ऐसा मुल्क जिसमें लाखों इंसान अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे, फिर कैसे मुमकिन हुआ इस मुल्क का अमीर तरीन होना? तो आइए जानते हैं लेवल अप चैनल में इसकी डिटेल्स। ये बात है 19वीं सदी की, जब आयरलैंड में जिंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल हुआ करता था। यहाँ की इकोनॉमी 90% एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी। यहाँ पर तकरीबन 80% सिर्फ और सिर्फ पोटैटो काश्त किए जाते थे। 17वीं सदी में आयरलैंड पोटैटो काश्त करने वाला यूरोप का पहला मुल्क था और इसी पोटैटो की वजह से आयरलैंड की आबादी तेजी से बढ़ती नजर आ रही थी। पोटैटो यानी कि आलू की 1 एकड़ फसल और गाय का दूध एक आयरिश फैमिली को सरवाइव करने में काफी होता था। पोटैटो इसी तरह देखते ही देखते हर आयरिश फैमिली के लिए मेन सोर्स बनता गया, मगर कोई नहीं जानता था ये पोटैटो आलू उगाना आयरलैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता था, क्योंकि आयरलैंड की ज्यादातर आबादी आलू उगाने में मसरूफ रहती थी या इसी पर डिपेंड रहती थी। मगर 1845 में आयरलैंड में ऐसा कहत पड़ा कि ज्यादातर फसलें तबाह हो चुकी थी और लाखों लोग मरना शुरू हो गए थे और दुनिया की सबसे ज्यादा डेथ रेशियो बताई जाती थी, जिसको आज तक भी आयरलैंड पूरा नहीं कर सका। 1840 में आयरलैंड की टोटल पॉपुलेशन थी 8 मिलियन और 1845 में आलूओं की तकरीबन 40% फसलें तबाह हो चुकी थीं और देखते ही देखते तकरीबन 1 साल के अंदर यानी कि 1846 में पोटैटो की तमाम फसलें तबाह हो चुकी थीं। आप इस बात का अंदाजा लगाएं, अगर आपके मुल्क में बस खाने को आलू ही हों और वो भी तबाह हो जाएं, तो आपके मुल्क के क्या हालात होंगे। ब्रिटिश एम्पायर ये देखते रहे, पर इन्होंने आयरलैंड की कोई भी मदद नहीं की और सिर्फ 10 साल के अंदर आयरलैंड से 30 लाख रिकॉर्ड पॉपुलेशन कम हुई। इस 30 लाख से 10 लाख लोग तो वैसे ही बीमारी और भूख से मर गए, बाकी बचे 20 लाख आयरलैंड छोड़कर अमेरिका की तरफ भाग गए। हिस्ट्री में अमेरिका की सबसे बड़ी इमिग्रेशन मानी जाती है। ये इतना बड़ा पॉपुलेशन गैप था जो आज तक आयरलैंड फिल नहीं कर सका। 1922 में आयरलैंड ने ब्रिटिश एम्पायर से आज़ादी हासिल की और 10 साल बाद 1932 में काफी बड़ा सदमा लगा जब आया द ग्रेट आइकॉनिक डिप्रेशन और आयरलैंड की इकोनॉमी जबरदस्त क्राइसिस का शिकार हो गई। इस ग्रेट डिप्रेशन में पूरी दुनिया की इकोनॉमीज तबाह हो गईं, सिवाय एक कंट्री के, वो था सोवियत यूनियन इंटरनेशनल बैंक से ज्यादातर कट ऑफ था। ग्रेट डिप्रेशन होने की वजह से इसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बाकी मुल्क तरक्की कर रहे थे, मगर आयरलैंड गरीब से गरीब होता गया। लेकिन अब ये सब बदलने वाला था। 1960 में आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर सियोन लेमास ने फेमस आयरिश इकोनॉमिस्ट टी.के. व्हाइटेकर के साथ मिलकर डिसीजन लिया कि इकोनॉमी पॉलिसी को बदला जाए। दोनों ने मिलकर आयरलैंड में एक डेवलपमेंट प्लान बनाया जो आयरलैंड की तकदीर बदलने वाला था। आयरलैंड में नेशनलाइज की गई सब बड़ी बड़ी कंपनीज को फिर से प्राइवेट कर दिया गया। बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर टैक्स खत्म कर दिया गया। इंपोर्ट को दोबारा से खोल दिया गया और सबसे बड़ा काम, एक फ्री जोन बनाया गया जहां पर किसी भी कंपनी से कोई भी टैक्स मौसूल नहीं किया जाएगा। जितने भी इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा किया गया, उसमें फ्री जोन में एक एयरपोर्ट बनाया गया ताकि इंडस्ट्रियल एरिया को बाकी दुनिया के साथ जोड़ा जाए और इस जोन को शैनॉन फ्री जोन भी कहा जाता है और ये दुनिया में सबसे पहला मॉडर्न फ्री टैक्स जोन माना जाता है। 6 साल के अंदर आयरलैंड की इकोनॉमी में जबरदस्त तेजी आई। इसकी सबसे बड़ी वजह थी जीरो टैक्स पॉलिसी, क्योंकि इन्वेस्टर को यहाँ पर टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, जो आयरलैंड की इकोनॉमी के लिए बेस्ट साबित हुआ। बड़ी बड़ी कंपनी आयरलैंड में शिफ्ट होना शुरू हो गई। इसमें इंटेल और डी बीयर्स भी शामिल थे।
اس کے بعد آئرلینڈ کا ٹارگٹ تھا یورپین اکانومک میں شامل ہونا۔ اس دوران آئرلینڈ نے 1967 میں پورے آئرلینڈ میں فری ایجوکیشن اسکیم انٹروڈیوس کروائی۔ انٹر اور گریجویشن تک ہر اسٹوڈنٹ کے لیے تعلیم مفت کر دی گئی، ایون کہ سیکنڈری اسکول کی بکس کی پیمنٹس تک گورنمنٹ خود کرتی تھی۔ اب حالات بدلنا شروع ہوئے ہی تھے کہ 1970 میں آئرلینڈ کو ایک اور دھچکا لگا۔ 1970s میں عرب اور اسرائیل میں ہونے والی آئل ایسنشلز نے پوری دنیا کی اکانومی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ زیادہ تر بینکس ڈیفالٹ ہو گئے اور انڈسٹریز بند ہونا شروع ہو گئیں، مگر آئرلینڈ ایسے حالات کو قابو کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا۔ آئرلینڈ نے اپنے آپ کو یورپ سے فیوریبل بنانے کے لیے اور بھی لاز پاس کیے۔ سب سے بڑا لا انکم ٹیکس کو 20% سے کم کر کے 10% کر دیا گیا۔ کوئی بھی کمپنی اپنے امپلائی کو ہائر اور فائر آسانی سے کر سکتی تھی۔ باقی کنٹریز میں فائر کرنے کے لیے ایڈوانس سیلریز اور نوٹس پیریڈ دینا ہوتا تھا، وہیں آئرلینڈ میں یہ سب ریکوائرمنٹس کو ختم کر دیا گیا۔ بس یہی وجہ سے سب بڑی کمپنیز کو آئرلینڈ ایک بزنس فرینڈلی ملک مانا جانے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آئرلینڈ اگلے 20 سالوں میں ٹرانسفارم ہو رہا تھا۔ غربت نہ ہونے کے برابر ہوتی جا رہی تھی اور بلینز آف ڈالرز آئرلینڈ میں آ رہے تھے۔ مگر سب سے بیسٹ پارٹ تھا 1993 میں یورپین یونین نے سنگل مارکیٹ کا اعلان کیا اور آئرلینڈ پوری دنیا کے لیے کھل گیا، اور بڑی کمپنیز آئرلینڈ میں یکے بعد دیگر اپنے آفس بنانے لگیں۔ صرف 10 سالوں کے اندر، یعنی کہ 1990 سے سن 2000 تک آئرلینڈ میں فورن انویسٹمنٹ 2.2% سے بڑھ کر 49.2% تک پہنچ گئی تھی۔ بے شمار کمپنیز کا آئرلینڈ میں آنے سے لاتعداد نوکریاں لوگوں کو ملنے لگیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ یہاں پر ٹیکسز کافی کم تھے، سیلریز زیادہ تھیں، لوگ پیسہ زیادہ خرچتے گئے اور ڈیمانڈ بڑھتی گئی، اور اسی کو دیکھتے ہی دیکھتے بہت ساری کمپنیز آئرلینڈ میں اپنے ڈیرے جما لیے۔ آئرلینڈ گورنمنٹ کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ ان پیسوں کو انفراسٹرکچر اور ویلفیئر پر بے شمار سپینڈنگ شروع کر دی۔ 2007 میں آئرلینڈ یورپ کا تیسرا امیر ترین ملک بن چکا تھا۔ آئرلینڈ کی پر کیپیٹا انکم برٹن سے 40% زیادہ تھی۔ یہ وہی برٹن ہے جس نے لگ بھگ 150 سال آئرلینڈ پر اپنی حکومت کی تھی۔ اب آئرلینڈ سے یہ کافی غریب ملک ہو گیا تھا۔ کاش ایسے سٹیپس پاکستان میں بھی لیے جائیں تاکہ پاکستان کو بھی اسی طرح امیر ترین ملکوں میں شامل ہونے کا موقع مل سکے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے۔ جی تو ناظرین، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔